हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल यशस्वी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं जीके जीएस का मॉक 1 और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉक है क्योंकि मैंने स्टेनोग्राफर का पेपर दिया है इस नए पैटर्न में। 8 तारीख को मेरी सेकेंड शिफ्ट थी और उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस से, ठीक है। तो वहाँ से मुझे आइडिया लग गया कि कैसा क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है और कुछ उसी तरीके से मैंने आपकी ये मॉक बनाई है और सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चन। तो ये मॉक जो है आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इस मॉक की आप प्रैक्टिस ज़रूर करें और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और मैं इसको अल्टरनेट डेज पे आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। तो आप जो है चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जब तक एग्ज़ाम आपकी शुरू होंगी तब तक मैं आपको ये सीरीज कंटिन्यू करूँगा। तो ये पहला मॉक है और बिल्कुल आपके ऐसा ही पेपर में आपको दिखेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पूरा प्रैक्टिस अपनी कर लीजिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लग जाएगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या कि वैदिक काल के निम्नलिखित व्यवसाय को उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार उच्चतम से निम्नतम क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। यानी कि क्या करना है, वैदिक काल में जो ये व्यवसाय जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, पहिया बनाने वाला, इसको क्या करना है ना कि उच्चतम से निम्नतम में सामाजिक स्थिति में, मतलब समाज में क्या इसकी स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सीक्वेंस लगानी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो सबसे पहले देखो आपका क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बढ़ई, फिर बढ़ई के बाद में आपका आएगा पहिया बनाने वाला, फिर लोहार, फिर कुम्हार। यानी कि हमारा सीक्वेंस क्या हुआ, BDCA। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, जस्ट वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस नदी की पहचान कीजिए जो भारत से बाहर निकलकर भारतीय क्षेत्र में बहती है। तो वो कौन सी नदी है जो भारत से बाहर निकलकर भारतीय क्षेत्र में बहती है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग जो है ब्रह्मपुत्र नदी को तासंगपो नदी भी कहा जाता है। यानी तासंगपो नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है और ये अंतर सीमा नदी है, ठीक है। ये तिब्बत में यारलुंग तासंगपो के रूप में निकलती है। तिब्बत में जो है यारलुंग तासंगपो के रूप में निकलती है, ठीक है। अगर वहीं पे हम बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या नाम जाना जाता है, दिहांग, ठीक है, या आपका सियांग, इस नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और तासंगपो जो है वो आपका यहाँ पे तिब्बत में, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें तो ये जो नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र, ये आपकी असम में जो है ब्रह्मपुत्र के रूप में बहती है और यही अगर दक्षिण बांग्लादेश में चले जाओ तो ये यमुना के रूप में बहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास सही क्या होगा कि उस नदी की पहचान कीजिए जो भारत से बाहर निकलकर, तो कौन, ब्रह्मपुत्र जो है भारत से बाहर निकलकर बहती है, ठीक है। भारत से बाहर निकलकर भारत में बहती है, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन था। तो देखो मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर सेट किए हैं। कहा गया कि मुगल सम्राट हुमायूं के संबंध में गुलबदन बेगम कौन थी। तो देखो आप अगर मुगल सम्राट हुमायूं के बारे में पढ़ोगे तो हुमायूं की बहन थी कौन, आपकी गुलबदन बेगम, ठीक है। यानी हुमायूं की जो है यहाँ पर गुलबदन बेगम जो है वो आपकी यहाँ पर क्या थी, बहन थी। अब देखो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपका यहाँ पे कुछ पूछ सकता है कि हुमायूं के ऊपर कौन सी रचना की गई थी। हुमायूं नामा, अकबर ने क्या लिखा था, अकबरनामा, ठीक है, ये लिखा गया था ना। तो बाबर ने क्या लिखा था, बाबरनामा। तो ये आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, उसकी बहन, ठीक है, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ लाल धरती की भूमि है। तो ये आप सभी को पता होगा, ये है शिलोंग। शिलोंग जो है वो लाल धरती की भूमि कहा जाता है, ठीक है। अगर वही व्रज का देश किसे कहा जाता है, यानी कि व्रज क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि व्रजपात स्थल क्या है, तो वो आपकी हो जाती दार्जिलिंग, ठीक है। व्रजपात स्थल पूछा जाता तो वो हो जाती है आपकी दार्जिलिंग। और यहाँ पे आपका पूछा गया कि किस हिल स्टेशन का नाम क्या है, लाल धरती की भूमि, तो रेड आपकी जो है वो है शिलोंग, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। कहा गया है कि आपकी यहाँ पर प्रकाश रासायनिक
धुंध जिसे अक्सर भूरी हवा कहा जाता है यानी कि ब्राउन एयर कहा जाता है कि मुख्य कारण क्या है, उसका होने का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण जो है आपका यहाँ पर मुख्य कारण क्या है हमारे पास, वो है रिएक्शन ऑन सनलाइट विथ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि बात करें तो प्रकाश रासायनिक धुआं, ठीक है, ये जो आपकी ब्राउन एयर जो कहा जा रहा है इसको मुख्य रूप से ओजोन O3 आपके यहाँ पर पोरोक्सियल नाइट्रेट एंड एल्डिहाइड्रेट से बना है। ठीक है, तो जहाँ तीव्र सौर विकिरण होता है वहाँ से ब्राउन एयर भी कहा जाता है, वहाँ इसे ब्राउन एयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कम सौर क्षेत्र और सौर विकिरण के मौसम में धुंध का निर्माण अधूरा रहता है, तो इस प्रकार इसे एयर के रूप में जाना जाता है। कौन से एयर? ब्राउन एयर। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो रिएक्शन ऑफ सनलाइट विथ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट होगा बी। ठीक है, इससे आपका एक क्वेश्चन और बन सकता था, जो क्वेश्चन आपके होंगे कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप क्या कहोगे? तो कहोगे फोटोकेमिकल स्मोक, यानी कि प्रकाश रासायनिक धुंध। क्लियर है, इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा जल संचयन का लाभ नहीं है। ठीक है, तो निम्न में से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कह रहा है कि वर्षा जल संचयन का लाभ नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? तो इसमें आपका जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा आपका यहाँ पर इट इंक्रीज द डिमांड ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, क्लियर है, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? इट इंक्रीज डिमांड ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा जल संचयन का लाभ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता था जो इससे बन सकता है, वो क्वेश्चन होगा कि वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से गलत बताइए क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चन को आपको करना होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार में समतुल्य उत्पादन उस बिंदु पर निर्भर होता है जहां, ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपका जो बाजार में समतुल्य कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है, क्वेश्चन में आपका यही है। तो ये आपकी इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? सीमांत लागत सीमांत राजस्व के बराबर होती है, यानी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू। ठीक है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू, यानी कि संतुलन मूल्य ही बाजार मूल्य होता है, जहां वस्तु आपूर्ति की मात्रा वस्तु मांग की मात्रा के बराबर होती है। ठीक है, तो यही आपकी यहाँ पर संतुलन उत्पाद का मतलब हुआ, यानी कि इसका आंसर यही हुआ कि आपकी टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रिवेन्यू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय संदर्भ में एक समष्टि आर्थिक अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, देखो ये भी इकोनॉमी से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा है जो आपका इस ऑप्शन में से आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका भारत में मुद्रा स्फीति दर, यानी कि इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अर्थशास्त्री की वह शाखा है, यह अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन, संरचना, व्यवहार एवं निर्णय क्षमता का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है, न कि व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय आय, उत्पादन, खपत, बेरोजगारी एवं महंगाई, बचत एवं निवेश जैसे कारकों के बीच में संबंध को दर्शाता है। कौन? ये आपकी राष्ट्रीय संदर्भ। ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, यानी कि भारत में मुद्रास्फीति दर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है कि ये देखो कुछ इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो पेपर में आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जाओगे पेपर देने तो पता चलेगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा मिला था। ठीक है, जैसे कि कहा गया कि स्वदेशी वायु
गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप कब बता पाओगे? जब आपके नॉलेज डीपली होंगे। ठीक है, क्लियर है? इसमें से आपसे कहा जा रहा है कि कौन से कथन जो हैं वो सही है। पहला आपका दिया गया है, इसका उद्घाटन विश्व पर्यावरण दिवस पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने किया। फिर दूसरा आपका यहाँ पर दिया गया स्टेटमेंट कि AQAIMS बाहरी वायु प्रदूषक जैसे PM10, PM2.5, PM10, SO2, NO2, O3, CO एंड CO2 की निगरानी करता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये दोनों कथन जो है वो सत्य है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अब इसके लिए आपको क्या है ना कि वही मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन इस बार जो पूछा जा रहा है ना वो आपके डीपली पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो आपको पता है कि AMITV सचिव S कृष्णन ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी यानी कि AQAIMS का उद्घाटन किया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बात करें हम दूसरी स्टेटमेंट की तो यह बाहरी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली है जो इसको निगरानी करता है। तो दोनों जो है स्टेटमेंट हमारी जो है वो सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पालवा रूलर्स। ठीक है, सॉरी पल्लव शासकों का सही क्रम। अब देखो पल्लव शासकों के बारे में भी पूछा गया है, शासकों के बारे में। ठीक है, इसमें से कौन सा पल्लव शासक का सही यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें बताना है कौन सा होगा। तो देखो आपको पता है, अगर आपने ये शासन आपने पढ़ा होगा इन रूलर के बारे में तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारा इसमें जो था कुमार विष्णु, फिर संकदवर्मन, ठीक है, उसके बाद में नंदीवर्मन। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसकी आपकी जो है सही क्रम जो है आपका इसलिए ऐसे होगा क्योंकि देखो कुमार विष्णु जो है, ये जो आपकी कुमार विष्णु है, इनका जो प्रथम जो काल था वो था 350 से लेके 370। संकद वर्मन प्रथम का था 370 से लेके 385। उसी तरह वीर वर्मन का जो था वो हमारे पास था 385 से लेके 400, जो कि उसके बारे में नहीं दिया गया। तो लास्ट वाली हमारा जो था नदी वर्मन वो 480 से लेके 510 तक इनके काल थे। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर क्या करना था? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करना था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो जो आपके मेरे लैपटॉप इशू हो चुका है इसीलिए मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, तो मैं पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं फ़ोन में लैपटॉप में पूरा लिखता PPT पे। यहाँ पे कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति का त्याग पर निम्नलिखित में से किसे सौंपा जाता है? तो सभी को पता है, ये तो इजी क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा गया है कि प्रतिहार वंश के शासन काल में अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गया था। किसके शासन काल में? प्रतिहार वंश किसके शासन काल में अपनी, तो आपको बताना है कि किसके शासन काल में जो है। तो आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन कौन? मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज जो है, यानी कि मिहिर भोज प्रथम जो आपकी है 836 से लेके 885 या भोज के प्रथम प्रतिहार वंश के सबसे बड़े एवं शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। अपने चरमोत्कर्ष काल में भोज का साम्राज्य दक्षिण में नर्मदा नदी तक, उत्तर पश्चिम में सतलज नदी तक एवं पूर्व में बंगाल तक फैला था। वह एक विद्वान शासक था। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? मिहिर भोज। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रतिद्वंदी को हराया? तो ये आप बता सकते हो किस प्रतिद्वंदी को हराया। तो बहुत इजी है, अगर आप पढ़े होगे तो आपको पता है कि इसने जो है हराया पिट्टाभी सीतारमैया को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, चौथे सिख गुरु थे, कौन से चौथे सिख गुरु थे जिन्हें अमृतसर शहर की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो आपको ये पता है, गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास जो हैं आपके यहाँ पर चौथे सिख गुरु थे जिन्हें अमृतसर के शहर की स्थापना के लिए जाना जाता है। क्लियर है? यानी कि अमृतसर की जो आधारशिला गुरु रामदास ने 1534 से लेकर 81 द्वारा 1577 में रखी गई थी। उन्होंने भूमि के एक टुकड़े पर पवित्र शहर अमृतसर की खुदाई से संबंधित कार्य का उद्घाटन किया था। यह भूमि का टुकड़ा मुगल सम्राट अकबर द्वारा गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को उपहार स्वरूप दिया गया था। ठीक है, अमृतसर को मूलतः रामदासपुर गुरु रामदास का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो चौथे जो आपके सिख गुरु, या तो आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अमृतसर में मतलब अमृतसर की स्थापना में जैसे कि चौथे सिख गुरु कौन थे, तो वो आप कहेंगे कि गुरु रामदास थे, और किसने अमृतसर शहर की स्थापना की, तो वो कौन थे, गुरु रामदास। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किसे ज्ञानोदय का प्रतीक माना जाता है? अब इसमें आप बताओ कि इस ऑप्शन में से बौद्ध धर्म में किसे ज्ञानोदय का प्रतीक माना जाता है? बताइए किसे प्रतीक माना जाता है? तो आपको पता है कि धर्मचक्र को। ठीक है, धर्मचक्र को जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म में ज्ञानोदय का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में कौन सा स्मारक बनाया गया था? ठीक है, तो आप बताओ कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुए सैनिकों के लिए कौन सा स्मारक बनाया गया था? तो आपको पता है कि इसका जो देखो, एक तो आपकी सैनिक की जो दी जाती है वो राजघाट भी है, बट यहाँ पे क्या कहा गया, प्रथम विश्व युद्ध में हुए शहीद सैनिकों के लिए जो बनाया गया है वो कौन सा है? तो वो है आपके यहाँ पर इंडिया गेट। ठीक है, तो इंडिया गेट जिसे आरंभ में ऑल इंडिया वार मेमोरियल कहते थे। इंडिया गेट का पहला जो नाम था वो था ऑल इंडिया वार मेमोरियल। ठीक है, ये इसे नाम से जाना जाता था। भारत का राष्ट्रीय स्मारक था। 1914 से लेकर 21 के दौरान मारे गए अविभाजित भारतीय सेना के 82,000 सिपाहियों की याद में निर्मित स्मारक जो नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट पर 13,300 कितने सैनिक, ये भी पूछ सकता है कि कितने सैनिक, 13,300 सैनिक। ठीक है, 13,300 सैनिकों का नाम अंकित है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि इंडिया गेट में जो स्मारक है उसमें कितने सैनिकों की नाम अंकित है, तो 13,300। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कहा गया है कि गैल्वेनोमीटर में बने वोल्ट मीटर की परास बढ़ाने के लिए कौन सा घटक जोड़ा जाना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या कहा गया कि वोल्ट मीटर में किसके साथ जोड़ने पे वोल्ट मीटर जो है वो आपका यहाँ पर उसका पारास, यानी कि टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, यानी कि उसकी रेंज किससे बढ़ा सकते हैं, तो उसकी रेंज हम बढ़ा सकते हैं हाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, हाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल से हम उसकी रेंज बढ़ा सकते हैं उसको ऐड करके। ठीक है, क्लियर है? यानी कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए एक अधिक उच्च प्रतिरोधी सीरीज रेसिस्टेंट को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। परिपथ में किसी घटक के आर पार विद्यमान विभवांतर के मापने के हेतु गैल्वेनोमीटर को समर्थक बनाने के लिए यह परिवर्तन किया जाता है। तो कौन सा है वो? समांतर में उच्च प्रतिरोध, यानी कि हाई रेसिस्टेंस की बात कही गई है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है, मैंने 16 करा दिया था ना, हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? ये आपका करंट में ही है, तो आपको पता है कि वो वडोदरा गुजरात जो है आपका यहाँ पर रेल विश्वविद्यालय खुलेगा। ठीक है, भारत सरकार ने जनवरी 2016 में घोषणा की थी कि देश के प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात में स्थापित की जाएगी। वर्तमान में वडोदरा, ठीक है, प्रताप विलास पैलेस में स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे के कैंपस का प्रयोग आरंभिक स्तर पर रेलवे यूनिवर्सिटी को आरंभ करने के लिए किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के बाद यह एक पूर्णकालीन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। तो कौन सा है? वडोदरा। वो जगह कौन सा है? वडोदरा गुजरात। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हिमालयन माउंटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन। तो ये कौन से माउंटेन का आपका उदाहरण है? तो ये आपका है सीट माउंटेन। ठीक है, ये आपके उदाहरण है सीट माउंटेन यानी परतदार पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। ठीक है, इसमें से कौन सी आपकी नहर जो है वो आपकी सबसे लंबी सिंचाई नहर है, वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना है। यह नहर भारतीय राज्य पंजाब में सतलुज और ब्यास नदियों के संगम के स्थल से कुछ दूरी पर हरिक बैराज फिरोजपुर से निकलती है और राजस्थान के थार के मरुस्थल में सिंचाई सुविधा प्रदान करती हुई समाप्त हो जाती है। तो आपको कहाँ से ये निकलती है? तो ये आपकी है हरिक बैराज फिरोजपुर से निकलती है। ठीक है, तो फिरोजपुर से निकलती है ये। ठीक है, फिरोजपुर से निकलती है और कहाँ तक जाती है? ये राजस्थान के मरुस्थल तक जाके एंड हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी सबसे लंबी है? वो है आपकी इंदिरा गांधी नहर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है हमारे पास कि पृथ्वी की सतह के पास की हवा सूर्यास्त के बाद भी गर्म क्यों रहती है? आपको कारण बताना है कि क्यों रहती है। तो देखो, जब सूर्य डूब जाता है तो सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य के ठहराव से विकिरण आती है। ठीक है, और यहाँ अधिक विकिरण मौजूद रहती है जिससे पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो कि स्थलीय विकिरण के रूप में पुनर्कृत होती है। ठीक है, ऊर्जा पृथ्वी की सतह छोड़ देती है, अर्थात स्थलीय विकिरण आवक और विकिरण की तुलना में वायुमंडल को अधिक तपित करती है, अर्थात आपतन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपकी? ये जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यही होता है, स्थलीय विकिरण होता है। इसके कारण जो है पृथ्वी की वो बाद भी गर्म रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कहा जा रहा है कि उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी के विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है। देखो, ये ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन हैं। तो आपके इस बार मैंने आपको कहा ना कि पूरा पैटर्न चेंज है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, वो भी ज्योग्राफी में डीपली पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? तो इसकी आएगी रिफ्ट वैली। ठीक है, यानी कि विभ्रंश घाटी। ठीक है, विभ्रंश घाटी रेखीय आकार की एक निम्न भूमि है जो पृथ्वी के एक स्थल की तुलना में दूसरे स्थल के नीचे धंस जाने या पृथ्वी में दरार पड़ जाने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, भौगोलिक विभ्रंश या भ्रंश की क्रिया द्वारा निर्मित दरारों को सामान्यतः कई उच्च भूमि या पर्वत श्रेणी के मध्य देखा जा सकता है। विभ्रंश घाटी सतह के अलग फैलने भूपटल विस्तार अपसारी प्लेट सीमा पर निर्मित होती है। तो क्वेश्चन हमारे पास था उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं? तो विभ्रंश घाटी जो पृथ्वी विभ्रंश के कारण बनती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास द डेविस कप इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? तो आपको पता है डेविस कप जो है वो टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी कप के बारे में पूछा जा सकता है कि कोई भी ये सीरीज का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस खेल से रिलेटेड है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लो, आपका कहा गया विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विथ एसेज ट्रॉफी। तो आपको पता है एसेज किस में होता है? क्रिकेट में होता है, तो क्रिकेट है। ठीक है, एसेज जो है आपके यहाँ पर क्रिकेट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेलते हैं आस पास में साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो परिणाम क्या होगा? अगर ये नगद अनुपात कम कर दे तो इसका परिणाम क्या होगा? यानी यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करे तो परिणाम हमारे पास क्या आएगा? तो नगद आरक्षित अनुपात उपभोक्ताओं की कुल जमाओं का वह विनिर्दिष्ट न्यूनतम भाग है जिसका वाणिज्य बैंकों द्वारा अपनी आरक्षित जमा राशि का कुछ भाग नगद के रूप में, ठीक है, या डिपॉजिट्स रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। ठीक है, CRR
यानी कि आपकी ये वाली CRR हो गया करेंट, मतलब आपकी यहाँ पे क्या है, क्रेडिट क्रिएशन नहीं, ये जो आपकी है नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है, में वृद्धि करने से बैंकों के पास उपलब्ध नगद कोष और धन के प्रचलन में कमी आ जाती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे होता क्या है कि कमी आ जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पे कमी आ जाती है। इसके विपरीत जो नगद आरक्षित अनुपात के में कमी परिणाम स्वरूप ऋण सृजन में वृद्धि होती है, ठीक है, यानी कि ऋण सृजन में जो है आपकी वृद्धि होती है। क्रेडिट क्रिएशन विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए विल भी जो है करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके कारण जो है आपके यहाँ पर ऋण सृजन में वृद्धि हो जाती है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे और इसके सारे के आपके यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।